हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 12 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन, मोस्टली हम रिएक्शंस देखते हैं कि ये रिएक्टेंट है, एरो देन प्रोडक्ट। सीधा रिएक्टेंट से वन स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी रिएक्शन इतना सिंपली इजी वे में वन स्टेप में कंप्लीट नहीं होती और इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के भी कुछ सर्टेन नाम होते हैं और इनकी भी कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। तो आज हम उन्हीं की स्टडी करेंगे। देखिए, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हम यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन है, साथ में कुछ और भी एलिमेंट्स हैं इसमें, जैसे कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या कार्बन से कार्बन अटैच है। तो इस तरीके से भी बहुत से कंपाउंड्स हैं। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, और ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जो अपने आप को चेंज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं और उनके रिएक्शन की स्टडी हम कर रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सबस्ट्रेट कहा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके रिएक्शंस की हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट कहलाते हैं। सबस्ट्रेट कौन से हैं? सबस्ट्रेट ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इन्हीं की स्टडी कर रहे हैं हम इस रिएक्शन में। और इन सबस्ट्रेट पर दूसरा मॉलिक्यूल जो कि अटैक कर रहा है, उन्हें अटैकिंग रिएजेंट कहा जाता है। अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं? जो कि सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कहलाते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के अटैक करने के बाद में ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट देन फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये मोस्टली देखा जाता है कि प्रोडक्ट से के साथ साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता है, और ये बाई प्रोडक्ट जो है ये रॉ मटेरियल्स के रूप में किसी और भी रिएक्शंस के लिए यूजफुल होता है। हम बहुत सी रिएक्शंस ऐसे देखेंगे जहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ बाई प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये मे और मे नॉट बी वाली कंडीशंस है कि इसमें जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल के लिए हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा ही, बट हम केवल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शंस करवाते हैं। हमें मेनली इस प्रोडक्ट से मतलब है, इस प्रोडक्ट के लिए ये रिएक्शंस हम करवा रहे हैं। तो बाई प्रोडक्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमें इस फोकस करना है प्रोडक्ट पर। बाई प्रोडक्ट साइड में बन रहा है जो कि अलग से किसी रिएक्शंस के रॉ मटेरियल में यूज हो रहा है, बट हमारा फोकस है इस प्रोडक्ट पर, और ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारे सबस्ट्रेट से। तो ये सबस्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? इस सबस्ट्रेट के लिए और ये अटैकिंग रिएजेंट के हम रिएक्शंस जो करवा रहे हैं और इस रिएक्शन की जो स्टडी की जा रही है वो मेनली इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए की जा रही है। अच्छा, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये सबस्ट्रेट बनते हैं, और ये सबस्ट्रेट जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, और साथ ही साथ में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, XYZ एवरीथिंग। ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये तो मेन कंपोनेंट है इसमें। हम जानते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? हम जानते हैं बच्चों, आपने देखा है जब मैंने स्टडी करवाई है आपको बॉन्ड्स फॉर्मेशंस की, तब कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया है कि कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एलिमेंट्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं जो कि शेयरिंग में होते हैं, और इस तरीके से जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं सबस्ट्रेट के जो कंपाउंड्स हैं, और सबस्ट्रेट वही है जो कि कार्बन एटम प्रोवाइड करा रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट है ये भी कार्बन प्रोवाइड करवाने लगता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और साथ ही साथ सबस्ट्रेट भी कार्बन एटम प्रोवाइड करा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब अटैकिंग रिएजेंट भी कार्बन प्रोवाइड करा रहा है और साथ में ही सबस्ट्रेट भी कार्बन एटम प्रोवाइड करा रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो हम किसे सबस्ट्रेट माने और किसे अटैकिंग रिएजेंट? तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो चॉइस है वो आर्बिट्री हो जाती है, यानी आपकी इच्छा अनुसार जिस
कंपाउंड पर आप फोकस कर रहे हैं उसे आप सबस्ट्रेट मानेंगे और अदर दूसरे आइटम को आप अटैकिंग रिएजेंट मानेंगे। तो इस तरीके से आप सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट में डिफाइन कर सकते हैं विच इज सबस्ट्रेट एंड विच इज अटैकिंग रिएजेंट। ओके, जब हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये कोई भी रिएक्शन वन स्टेप में नहीं होगी, तो ये मोर देन वन स्टेप में होगी। तो जब ये रिएक्शंस होती हैं तो ये स्टेप वाइज होती है और प्रत्येक स्टेप में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें कि सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है और देन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ अगर रिएक्शन मोर देन वन स्टेप हो रही है, सपोज फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की ज़रूरत है, बिना एनर्जी के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उससे एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ रही है। तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप के बाद इंटरमीडिएट के बाद में क्या हुआ है कि मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन के साथ साथ में एनर्जी रिलीज हुई है, तो उस रिएक्शन में ऑलरेडी रिलीज हो रही है एनर्जी। तो ये रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी, तो हमें इसमें उसको हीट प्रोवाइड करवाने की, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हमने उससे हीट प्रोवाइड कराई है और सेकंड स्टेप में उसको हीट प्रोवाइड नहीं कराई है। अगर हमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म का ध्यान नहीं होगा तो हम कोई रिएक्शन को किस तरीके से स्मूथली करवा पाएंगे। और सपोज मैं लैब में काम कर रही हूँ, हम सभी जाते हैं लैब में टेस्टिंग करते हैं। लैब में टेस्ट को जब भी हम करवाते हैं हमें पता होता है कि इस रिएक्शन के लिए इतने टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो हम उसे बर्नर पर ले जाकर टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं। टेस्ट ट्यूब को गर्म करने से क्या होता है, उसको हीट प्रोवाइड होती है। अगर कोई रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करवानी है तो हम उसे हीट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन विदाउट हीट प्रोवाइड कराए अगर कोई रिएक्शन हो रही है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन रूम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, तो क्या वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो होना ही चाहिए, लेकिन जब वो कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, विदाउट नोइंग केमिकल रिएक्शन क्या ये पॉसिबल है कि केमिकल का प्रोडक्शन होगा, विदाउट नोइंग केमिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, हमें प्रोडक्शन नहीं मिल सकता। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं तो उन लोगों को भी रिएक्शन मैकेनिज्म की नॉलेज होती है, तभी वो सारे नॉलेज को एक साथ इकट्ठा करके जो भी थ्योरी बनाते हैं बना पाएंगे। हम जानते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम घर में अगर एक कप चाय बनाने जाएंगे तो उसके लिए भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का होना ज़रूरी है कि कौन सा टेम्परेचर चाय बनाने के लिए चाहिए। अगर हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर हमें क्या उसका रेशियो है, हर एक चीज़ के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल 1 कप टी बनाने के लिए भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? द डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, या रिएक्टेंट से या सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने में इलेक्ट्रॉन्स का क्या मूवमेंट हो रहा है, वो भी रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स क्या है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये है एनर्जेटिक्स। उसके बाद ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जेटिक्स क्या है, या बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जेटिक्स क्या है। डिटेल्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप्स, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। व्हेन A reactant is transformed into the product, जब रिएक्टेंट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ये कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। इस पूरी डिटेल स्टडी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो हमने ये सारा के सारा क्यों पढ़ा है? ये रिएक्शन मैकेनिज्म की एक छोटी सी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म को जाने बिना हम कोई भी तरीके की रिएक्शन को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज मैंने बताया है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कितनी चीज़ों को देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन में प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट बनने में। तो ब्रेक होना, प्रीवियस बॉन्ड्स का ब्रेक होना ही फिजन ऑफ बॉन्ड्स कहलाता है।
ओके। और ये है टू टाइप्स का, ये है हेट्रोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक फिजन, अच्छा ये नाम तो आपने पहले भी छोटी क्लासेस में सुना होगा, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक फिजन। फिजन ना तो हेट्रोलिटिक मिक्सचर और होमोलिटिक मिक्सचर ही देखा होगा। जब हम देखते हैं कि होमोलिटिक मिक्सचर, तो होमोलिटिक में यानी हम इवन होता है सब कुछ, कुछ भी ऑड नहीं है। यहाँ पर इस रूम में सारी गैसेस हैं, इन गैसेस में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो सारी गैसेस हैं। हम किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी गैस कहाँ पर है, सारा इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये है होमोलिटिक मिक्सचर। लेकिन हेट्रोलिटिक मिक्सचर क्या होता है, जैसे कि हम देखें कि हमने लिया सैंड का, कुछ लिया, कुछ सैंड्स ली। अगर हमने सैंड ली तो सैंड के अंदर बड़े छोटे सारे तरीके के कंकड़ पत्थर पेबल्स सारे आ गए हैं उसमें सैंड में। या हम देखें चावल और दाल का मिक्सचर, जिसका शेप और साइज अलग अलग है, जिसका कलर भी अलग अलग है। या हम कहें पानी और ऑयल का मिक्सचर, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर, तो वो भी सेपरेट अलग अलग रहेगा। तो ये है हेट्रोलिटिक मिक्सचर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक फ्यूजन के बारे में। हेट्रोलिटिक फ्यूजन या हम कहें हेट्रोलिटिक क्लीवेज, यहाँ देखिए ये क्लीवेज हो रहा है हेट्रोलिटिक, यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरीके से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन्स इवन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। यहाँ देखिए जब कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे ये है ब्रोमोमीथेन CH3Br, यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक चौथा बॉन्ड जो है वो ब्रोमीन से जुड़ा है। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से कई गुना ज्यादा क्षमता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। तो जो बॉन्ड में, जिस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ही एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस ब्रोमीन ने क्या किया है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसे भी अपनी तरफ खींच लिया है और अपना भी अपनी तरफ है। तो इस कार्बन पे क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो यहाँ ये CH3 पॉजिटिव है और यहाँ ये ब्रोमीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन मोर लेके गया है, किससे, इस कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया है। क्यों छीना है इसने, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए इसे कहा जा रहा है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रोमीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, ये एनायन में कन्वर्ट हुआ है। जबकि ये जो मिथाइल है, ये जो है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये कार्बन का कंपाउंड जो है ये पॉजिटिव में है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कार्ब कैटायन। इसे कार्ब कैटायन कहा जा रहा है। कैटायन मीन्स पॉजिटिव, कार्बन का जो कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है उसे कार्ब कैटायन कहा जा रहा है। मीन्स हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या है, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर टेकन अवे बाय वन बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फ्यूजन। इस हेट्रोलिटिक फ्यूजन को इस कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से कर्व्ड एरो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन को। इस तरीके से बने हैं ये कार्बोनियम आयन CH3 जिसे मिथाइल बोलते हैं, और एक एनायन बना है जो कि ब्रोमीन नेगेटिव में ये एनायन है। ओके, कार्बोनियम आयन या हम इसे मिथाइल बोलते हैं या फिर हम इसे कार्ब कैटायन बोलते हैं, ये तीनों ही इसे बोला जाता है। और ये है इसकी स्टेबिलिटी का रो है, ये इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी, ये इसकी स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि ये है प्राइमरी, जब ये कार्बन, इसे हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, जब ये अल्फा कार्बन, इस कार्बोनियम आयन का जो मेन कार्बन है इसे अल्फा कार्बन बोले हैं, जब ये अल्फा कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है और या फिर किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे प्राइमरी बोला जाता है। ये है प्राइमरी कार्ब कैटायन। अगर अल्फा कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है, अगर ये दो दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो इसे सेकेंडरी कार्ब कैटायन बोला जाता है। और अगर अल्फा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे टर्शरी कार्ब कैटायन बोला जाता है। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, secondary is more stable than primary carb cation and tertiary is more stable. Tertiary is the most stable है क्योंकि ये secondary और primary दोनों ही तरीके के कार्ब कैटायन से ज़्यादा स्टेबल है। और इस स्टेबिलिटी में भी यहाँ पे जो 1 डिग्री, यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बन है, 2 तरीके के हैं, जहाँ पर कार्बन, अल्फा कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, वो सबसे लीस्ट स्टेबल है।
ओके, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है। उससे मोर स्टेबल है ये जो कि एक कार्बन से जुड़ा है अल्फा कार्बन, देन अल्फा कार्बन जो कि 2 कार्बन से जुड़ा है, और देन अल्फा कार्बन जो कि 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी कार्ब कैटायन है ये। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, यही हिट्रोलिटिक फिजन की बात कर रहे हैं हम, जब हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है जो कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के साथ में एक Z ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसने इस Z एटम के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, और इस वजह से जो क्लीवेज हुआ है वहां पर CH3, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव ना होकर CH3 पर नेगेटिव साइन है, और Z जो कि कैटायन में कन्वर्ट हुआ है Z प्लस में। तो ये जो नेगेटिव का साइन है वो है कार्ब एनायन। पहले हमने कार्ब कैटायन देखा था, अब हम कार्ब एनायन देख रहे हैं, और इसी तरीके से इसकी स्टेबिलिटी का फॉर्म होगा। ओके, जैसे जैसे आप इस पर चार्जेस बढ़ेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से कोई भी ऐसा एटम नहीं होता है, बॉन्डेड एटम, कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच ले। उसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो दोनों ही एटम हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर मूव कर लेते हैं। तो इससे जो क्या होता है, बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कोई तरीके के इस पे चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल स्पीशी होते हैं, इन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं पाए जाते हैं। समझिए, जब कोई केमिकल कंपाउंड है, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस पर हीट, लाइट या अल्ट्रावायलेट रे प्रोवाइड की जाती है, तो इन रेज की वजह से इनमें क्लीवेज होता है, और ये जो क्लीवेज है वो इवन क्लीवेज है जिसमें कि दोनों के इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो कि हिस्सेदारी में हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिस एटम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो अपने अपने एटम को लेके मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए R जुड़ा है X से, जो कि हीट लाइट की प्रोवाइड होने पे R यहाँ पे डॉट लगा है और X पे भी डॉट लगा है, यहाँ कोई तरीके का पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं है। इससे ये शो हो रहा है कि ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है जो कि न्यूट्रल स्पीशी है, विदाउट चार्ज है। तो इस वजह से ये रिएक्शंस कहलाती हैं होमोलिटिक फिजन, जिसमें कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ हम देख सकते हैं कि ये देखो बन गया है फ्री रेडिकल। क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पे है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ पर है टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी का वही रो है इनका। स्टेबिलिटी कैसे हो रही है कि जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है इथाइल फ्री रेडिकल, उससे स्टेबल है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल है। तो इस तरीके की ये जो रिएक्शंस हुए हैं उन्हें बोला जाता है होमोपोलर रिएक्शंस। होमोपोलर जिसमें कि कोई तरीके के पोल्स, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, या हम कह सकते हैं नॉन पोलर रिएक्शंस, या हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस। और इनको किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, होमोलिटिक फिजन को फिश एरो से इंडिकेट करते हैं। ये फिश एरो है, इस फिश एरो से यानी इवन क्लीवेज हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये फिश एरो से यहाँ इंडिकेट किया जाता है कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके मूव किया है, तो इस तरीके से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ कर्व्ड एरो से हम देखिए, हिट्रोलिटिक क्लीवेज को हम कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि होमोलिटिक फिजन को हम फिश एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्ट नंबर 12 आई विश आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, न्यूट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 13 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।